अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एमडीकेट का एक और चैप्टर डिस्कस करेंगे जो आसान है, लेकिन इससे ज़रूर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इससे आ जाते हैं और वो क्वेश्चन आसान होते हैं। आप लोगों ने इससे पहले फोर्स एंड मोशन पढ़ लिया। अब ये जो चैप्टर है ना, ये वर्क एनर्जी के बारे में है। हमने वर्क को समझना है और हमने एनर्जी को समझना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आसान चैप्टर है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाऊँ। तो स्टे विद मी, इंशाल्लाह आई विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल। तो सुने कि आपने एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात सुने, बहुत ज़रूरी बात है। जो ज़्यादातर एक्सपेक्टेड है ना, जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो है वर्क, और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, उनका जो रिलेशन है। ये तीन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और पावर, सही है। तो ये तीन चार पॉइंट्स है, तीन चार टॉपिक्स है, इसको समझना है, इसके बेसिक्स को समझना है। फिर वो जिस तरह भी एमसीक्यूज देंगे इंशाल्लाह आप उन एमसीक्यूज को सही तौर पर सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 जो है ये किसके बारे में है? चैप्टर 4 जो है ना, चैप्टर नंबर 4, दिस इज अबाउट वर्क एनर्जी, और दूसरा जो चीज है वो है पावर। वर्क एनर्जी एंड व्हाट? एंड पावर, ये चीज है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो पहले सिंपल पावर को समझते कि वर्क को समझते कि वर्क क्या है, कि व्हाट इज वर्क। फिजिक्स के जुबान में वर्क किसे कहते हैं? व्हाट इज वर्क? वर्क ये है ना कि फॉर एग्जांपल इस सरफेस पे ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये एक करेट है, ये एक ब्लॉक है, ये इस सरफेस पे पड़ा हुआ है, और आप उसको पुश कर रहे हैं बाय सर्टेन फोर्स। यहां पर इस फोर्स को जो मैं लेता हूं, इसको मैं कहता हूं कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स उसे कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं व्हाट? कांस्टेंट फोर्स। तो अगर मैं इस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करूं और ये ब्लॉक फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? फोर्स, तो फिर हम कहते हैं कि वर्क हो गया। मैंने जो अपने मसल की एनर्जी है वो इस ब्लॉक को ट्रांसफर की और इस ब्लॉक में मोशन आ गया, इसने काइनेटिक एनर्जी गेन की। तो इसलिए हम कहते हैं कि वर्क क्या है? व्हाट इज वर्क? वर्क हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? फोर्स एंड व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और आप लोगों ने पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था कि स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या लगाते हैं? अगर एंगल किसके साथ हो? एक्स एक्सिस के साथ हो, तो फिर वर्क बराबर आ जाएगा व्हाट? दैट इज एफ एस एंड कॉस थीटा। अब यहां से आपका इंडिकेट स्टार्ट हो जाते हैं। वर्क का डिफिनीशन हमने सीखा कि जब किसी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में या फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए, तो फिर उसको हम कहते हैं वर्क। मैथमेटिकली वी कैन मेजर द वर्क, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट को हटाने के लिए फिर हम cos थीटा लगाते हैं अगर एंगल एक्स एक्सिस के साथ हो तब। इससे ये पता चलते हैं कि वर्क डिपेंड करते, वर्क किन किन चीजों पे डिपेंड करते हैं। पहले इस पॉइंट को समझिए, ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन पॉइंट नंबर 1 कि बॉडी पे एप्लाइड फोर्स कितना है और उस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है।
और दूसरा इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, थीटा। वर्क डिपेंड्स ऑन दीज 3 पैरामीटर्स, वर्क इन 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, बस वर्क इन 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं जनरली जब हम वर्क को डिफाइन करते हैं। और वर्क किस चीज पे डिपेंड नहीं करता, ये पॉइंट सुने, वर्क किस चीज पे। और दूसरा ये है, सही है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है ना, तो बिल्कुल हम ये भी कहते हैं कि वर्क जो है वो फ्रेम ऑफ वर्क, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एक वर्क जो है वो एक रिलेटिव टर्म है ना, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। वर्क जो है ना वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, टाइम। ये बड़ा जरूरी पॉइंट है। आप एक काम को जल्दी करते हैं या लेट करते हैं, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, टाइम। वर्क टाइम पे डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, टाइम। वर्क सिर्फ डिपेंड करते एप्लाइड फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट पे, और इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, यानी डिस्प्लेसमेंट की वजह से, डिस्प्लेसमेंट इज ए रिलेटिव टर्म, दैट्स व्हाई इट डिपेंड अपॉन व्हाट, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब ये है कि अगर एक वर्क आपके लिहाज से पॉजिटिव होगा, जरूरी है कि दूसरे फ्रेम से आप उसी वर्क को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसी फ्रेम के लिहाज से भी वो पॉजिटिव वर्क होगा, नहीं, ये डिपेंड करता है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करते हैं। तो इन 4 पैरामीटर्स पे वर्क डिपेंड करते हैं। तो एमसीक्यूज आ सकते हैं कि वर्क डिपेंड्स अपॉन, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, या दूसरा एमसीक्यूज आ जाते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसने एक ब्लॉक को उठाया 2 सेकंड में और दूसरे ने उठाया उसको 20 सेकंड में, अब टू सेम हाइट, किसने वर्क ज्यादा किया, दोनों ने सेम वर्क किया, दोनों ने सेम ब्लॉक उठाया। वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, टाइम। वर्क तो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा वर्क समझ आ गया, वर्क किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वो भी समझ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, वर्क कब पॉजिटिव होगा, वर्क किसी बॉडी पे जब हम वर्क करते हैं, वर्क किसी बॉडी पे जब हम वर्क करते हैं तो वो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है और वो वर्क 0 भी हो सकता है और वो वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। वर्क में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, ये 3 हो सकते हैं। तो वर्क कब पॉजिटिव होगा, वर्क कब पॉजिटिव होगा, इसके मुख्तलिफ मीनिंग है। जब आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या हो, लेस देन 90 हो, 0 हो या लेस देन 90 हो, यानी ये थीटा क्या हो, थीटा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान अगर ये एंगल 0 या आर, ये एंगल थीटा क्या हो, लेस देन 90 डिग्री हो, तो फिर वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसको आप क्या कहते हैं, जब एंगल लेस देन 90 हो तो फिर इस थीटा को आप कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। If the angle between force and displacement is less than 90, we call this angle what, acute angle. लेकिन नेक्स्ट नंबर पॉइंट, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एग्जैक्टली एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, तो फिर वर्क हमेशा क्या होगा, 0 होगा। चाहे फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट हो, लेकिन वो दोनों सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा, तो वर्क हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और अगर एंगल, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दरमियान, तो फिर वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसको आप कहते हैं एब्ट्यूज एंगल, एब्ट्यूज एंगल। इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट greater than 90, then the burden by that given force should be equal to what, negative. अब दूसरी बात यह है, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क का एक दूसरी, ये तो आपने उसके स्टोरी की एक साइड को पढ़ लिया। अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब ये कि उसका स्पीड बढ़ रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रही है
और उसका स्पीड भी कम हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वर्क डन क्या है, नेगेटिव है, वर्क डन नेगेटिव है। अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो आ रहे हैं या उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जीरो आ रहे हैं, तो फिर आपके पास क्या है, वर्क हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए हम वर्क का एक इंटरेस्टिंग डिफिनीशन करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, कि वर्क हमारे पास क्या है, जिसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क हमारे पास बराबर होते हैं, वर्क हमारे पास बराबर होते हैं, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिफिनीशन है कि वर्क हमारे पास क्या होते हैं, चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट, देयर इज वर्क। अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते हैं, यहां पर चेंज इन एनर्जी का मतलब है, हम ज्यादातर यहां पर डिस्कस कर रहे हैं काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो अगर किसी बॉडी के सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहे हैं, तो फिर वर्क डन सिर्फ बराबर होगा वर्क डन, फिर वर्क बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर सिर्फ उसे काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहे हैं, अगर तो फिर आपके पास वर्क बराबर होगा W इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फिर आपके पास वर्क बराबर होगा दैट इज Fs इज इक्वल टू 1/2 m Vf स्क्वायर माइनस 1/2 m Vi स्क्वायर। This is work done in terms of change in kinetic energy. Work done in terms of what? Change in kinetic energy. तो फिर work done हमारे पास होगा what? That is what? Change in kinetic energy. इस बात को समझने की कोशिश करें, बड़ा ही आसान पॉइंट था। बड़ा ही आसान पॉइंट था ये, बड़ा ही आसान पॉइंट था। तो फिर यहां से ये पता चलता है, यहां से ये पता चलता है, ये जो लास्ट हमने इक्वेशन लिखा है, इससे ये पता चलता है, इससे ये पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो वर्क होता है ना, जो वर्क होता है, वर्क W इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन के बराबर थे। और इसी से हमें एक शॉर्टकट भी मिल जाते हैं, और वर्क बराबर होते Fs, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती हाफ mvf स्क्वायर माइनस 1/2 m Vi स्क्वायर। इससे ये पता चलता है अगर आप किसी बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करें, तो फिर डिस्प्लेसमेंट और स्पीड के दरमियान क्या है, ये रिलेशन है। इसलिए आपको एक एमसीक्यूज देते हैं, और वो एमसीक्यूज ये है ना, फॉर एग्जांपल आपने एक गाड़ी है, ये एमसीक्यूज आपको देते हैं कि एक गाड़ी है और वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, 20 मीटर पर सेकंड से, ये उसका फॉर एग्जांपल उसका इनिशियल स्पीड है। कितने स्पीड से जा रहे हैं, शाबाश, इनिशियल स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। दिस इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, ये एक कार है। और आपने क्या किया, आपने ब्रेक अप्लाई किया। जब आपने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने से गाड़ी का स्पीड स्लो हो जाएगा, और ये गाड़ी रुक गई। आपने ब्रेक अप्लाई किया, आपने फोर्स अप्लाई किया, तो गाड़ी रुक गई। गाड़ी क्या होगी, ये कार जो है ना, ये कार जो है ये स्टॉप हो गया। लेकिन स्टॉप होने से पहले इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, 80 मीटर। अब ये सिचुएशन है, क्वेश्चन टू बी नोटेड, कि अगर इस गाड़ी ने अपना स्पीड डबल किया, इस गाड़ी ने अपना स्पीड क्या किया, यानी VI को क्या किया, डबल किया, यानी जो फाइनल स्पीड है वो इनिशियल स्पीड के डबल हो गया। 20 था ना, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब ये है कि अब इसका जो स्पीड है
उसने चेंज कर दिया और वो 40 हो गया, स्पीड को उसने डबल किया। अब अगर ये सेम ब्रेक अप्लाई करे और सेम फोर्स अप्लाई करे तो ये कितने डिस्टेंस पे स्टॉप हो जाएगा? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। एक कार है 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, आपने ब्रेक अप्लाई किया और स्टॉप होने से पहले, इस तरह नहीं कि एकदम स्टॉप हो जाते हैं, आपने ब्रेक अप्लाई किया और जैसे ये स्टॉप हो रहा था इसने 80 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब अगर ये दोबारा इसने मोशन स्टार्ट किया और इसने अपना स्पीड डबल कर दिया, 20 के बजाय 40 कर दिया, और फिर इसने ब्रेक अप्लाई किया, तो कितने डिस्टेंस के बाद ये स्टॉप हो जाएगा? आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर टू स्टॉप बाय अप्लाइंग द सेम ब्रेक। तो उसके लिए शॉर्टकट ये है, आपने क्या मालूम करना है? दैट इज व्हाट एस इज नॉट इक्वल टू व्हाट वी स्क्वायर। आपने S2 डिवाइड बाय व्हाट S1, इधर आप लिखेंगे V2 स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट V1 स्क्वायर। आपने क्या मालूम करना है? S2 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय V1 मल्टीप्लाई बाय S1, और इसके ऊपर स्क्वायर है। V2 कितना है? डबल है ना, यानी 2V है, और ये कितना है? V है। और S1 तो आपने ऑलरेडी मालूम किया है, ये V के साथ खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर है, खत्म हो जाएगा। तो S2 बराबर आ जाएगा, S2 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय S1 कितना है? 80 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 80 कितना आ जाएगा? 320 मीटर। कितना आ जाएगा? 320 मीटर आ जाएगा। तो अब ये 320 मीटर के बाद स्टॉप हो जाएगा। शॉर्टकट ये है, अगर आप S2 को मालूम करना चाहते हैं, S2 ट्रैक, S2 फाइनल डिस्टेंस n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय S1। वो कहते हैं कि स्पीड को हमने डबल किया बाय अप्लाइंग द सेम ब्रेक, तो n की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे। अगर वो कहते हैं कि स्पीड को हमने 3 टाइम्स किया, अब ये बताएं कितने डिस्टेंस में ये स्टॉप हो जाएगा? S1 केवल होगा, तो फिर आपने n की वैल्यू 3 पुट करनी है। अगर वो कहते हैं कि हमने स्पीड को 4 टाइम्स किया, तो फिर n की वैल्यू आपने 4 पुट करनी है। और इसमें S1 केवल होगा, बस इस ट्रिक से आप आसानी से, दिस इज द रिलेटेड विद द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें तो वर्क होगा, वो वर्क किसके बराबर होगा? चेंज इन एनर्जी। अगर ये ट्रांसलेटरी मोशन है तो ये चेंज इन एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो इस किस्म के एमसीक्यूज के लिए जो मैंने आपको जो कहानी समझाई, इसके लिए हमारे पास जो ट्रैक आ गया, जो ट्रैक है हमारे पास S2 इज इक्वल टू n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय S1। ये कब अप्लाई करेंगे? एक गाड़ी है, एक मोटरसाइकिल है, एक साइकिल है, इतने स्पीड से जा रहे हैं, आपने ब्रेक अप्लाई किया और इतने डिस्टेंस पे वो रुक गया। अब अगर अपने स्पीड को वो हाफ करे या डबल करे या 3 टाइम्स करे, तो वो कितने डिस्टेंस पे स्टॉप हो जाएगा? बाय अप्लाइंग द सेम फोर्स। ये उसके लिए शॉर्टकट है, ये उसके लिए शॉर्टकट आपके पास आ गया। पॉइंट टू बी नोटेड। वर्क तो हमें समझ आ गया, पॉजिटिव वर्क भी समझ आ गया, नेगेटिव वर्क भी समझ आ गया। अब एक सिचुएशन है, कुछ पॉइंट्स हमें वर्क के बेसिक चीजों को डिस्कस करते। वर्क का जो सरकारी यूनिट है ना, इसका जो यूनिट है, जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इसका जॉल है। दिस इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ व्हाट? वर्क। और 1 जॉल किसके बराबर है? कि अगर आप एक बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और वो फोर्स के डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? 1 जॉल। या 1 जॉल हमें पता है 1 न्यूटन बराबर है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मीटर। तो ये बराबर आ जाएगा व्हाट? ये बराबर आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 जॉल इसके भी बराबर है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। दिस इज आल्सो वर्क एनर्जी के बराबर है, और वर्क क्या है? स्केलर है। तो एनर्जी और वर्क का यूनिट सेम होगा, एनर्जी और वर्क का यूनिट क्या होगा? सेम होगा। यानी जो भी एनर्जी होगी, वर्क हो या एनी टाइप ऑफ एनर्जी,
इनका यूनिट क्या होगा? इनका यूनिट सेम होगा, यूनिट सेम होगा यानी जॉल ही होगा। वर्क का यूनिट जो नॉन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, जो नॉन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, ये वर्क के नॉन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। जिस तरह आपके पास एक यूनिट है किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर ये बराबर होते 3.6 10⁻⁶ जॉल। दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ व्हाट? एनर्जी। आप जो वाट से जो बिजली खरीदते हैं वो किलोवाट आवर में खरीदते हैं। एक यूनिट आपको पता है 1 किलोवाट आवर वो आपके पास गिवन होगा कि इतना कहें। इसी तरह एक दूसरा यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज आल्सो द यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी 1.6 10⁻⁹ जॉल इसके बराबर होते हैं। इस तरह वर्क का जो तीसरा यूनिट है अर्क, ERG। बाद लोग इसको अर्ज कहते, बाद लोग इसको अर्क कहते हैं। 1 अर्क या 1 अर्ज बराबर थे 1 ग्राम या 1 डाइन सेंटीमीटर। डाइन का ये CGS में फोर्स का यूनिट है। तो ये कुछ फेमस यूनिट है जो आपके पास आ जाते हैं। इसी तरह इनके दरमियान जो रिलेशन है ना, तो 1 जॉल में कितने अर्ज होते हैं? 10⁻⁷ अर्ग। वन जॉल इतने के बराबर होते हैं, इसके बराबर होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है, बेसिक पॉइंट्स है जो आपको समझ आने चाहिए। इसी तरह कुछ पॉइंट्स और भी हैं कि वर्क कब जीरो होगा, वर्क कब आपके पास जीरो होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। पॉइंट नंबर 1, अगर एंगल 90 है, फोर्स भी जीरो नहीं है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 है, तो वर्क क्या होगा? जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदा है और इसने अपने सर पे ये लोड उठाया है, लोड, और ये बंदा है इट टेकिंग दिस लोड हॉरिजॉन्टली। तो अब ये ब्लॉक का जो फोर्स है ना वो तो डाउनवर्ड है, ये वेट, और ये बंदा जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो तो इस डायरेक्शन में। जिस तरह आपने एक लोड उठाया, इस तरह यू कैरी ए ट्राई व्हाट ए क्रेट या एनी लोड या ट्रेन, तो इस केस में आप ट्रे पे या जो भी चीज है, जो भी लोड है, उस पर आप कितना वर्क कर रहे हैं? जीरो। आपने एक बाल्टी को उठाया हुआ है एंड यू आर टेकिंग इट हॉरिजॉन्टली, आप उसको इस तरह ले जा रहे हैं, तो आपके हाथ का फोर्स क्या है? ऊपर, और बाल्टी किस तरफ जा रही है? इस तरफ। तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 90। हालांकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट तो ब्लॉक नहीं कवर कर रहा, फोर्स लग रहा है, लेकिन द वर्डन बाय द ब्लॉक, द वर्डन ऑन द ब्लॉक, द वर्डन ऑन द लोड बाय दिस पर्सन इज जीरो। या इन अदर वर्ड, फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा केस, एक सैटेलाइट है या एक चीज है, वो सर्कल में मोशन कर रहे हैं, तो इस केस पे सेंट्रीपिटल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है, तो उनके दरमियान एंगल 90 है। वर्डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज व्हाट? जीरो। सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, द वर्क डन इज व्हाट? By the centripetal force is zero. Electron is revolving around the nucleus, burdened by the Coulombic force or centripetal force is what? Zero. या एक रस्सी के जरिए से आप एक ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमा रहे हैं, so the burden by what? The tension force is zero. या तो केस इस तरह भी हो सकते हैं
थर्ड केस इस तरह भी हो सकते हैं कि चले आप एक ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, आप एक चीज को पुश कर रहे हैं, आप एक दीवार को पुश कर रहे हैं, ये एक वॉल है, दिस इज ए वॉल, और आप इस वॉल को मुसलसल आप पुश कर रहे हैं, यू आर पुशिंग दिस वॉल। तो यहां पर तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट कवरिंग, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। हालांकि यहां पर फोर्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा, तो वर्क डन यहां पर कितना होगा, जीरो, वर्क डन यहां पर जीरो होगा। ये ज़हन में रखे, जहां पर भी नोट पॉइंट टू बी नोटेड, जहां पर भी पॉजिटिव वर्क होगा वहां पर एट ए टाइम नेगेटिव वर्क भी होगा। इसका मैं बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। किसी चीज को मैं ऊपर ले जा रहा हूं, तो इसमें दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक मेरे हाथ का फोर्स है ऊपर की तरफ और दूसरा इसके ग्रेविटी। तो द burden by my hand, I am taking this object upward, my force is upward, the burden by my hand is what, positive, but during this upward motion the burden by the gravity is what, negative, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड होते हैं, इट इज ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटी की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप ये ब्लॉक नीचे आ रहे हैं, स्टिल आई एम होल्डिंग इट, आई एम बैलेंसिंग द ग्रेविटी फोर्स, मैं वेट को बैलेंस कर रहा हूं, स्टिल मेरे हाथ का जो फोर्स है वो अपवर्ड है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो द बर्डन बाय माय हैंड इज नेगेटिव। इस तरह क्वेश्चन आया था ईटा में कि एक स्टूडेंट है, वो अलमारी से एक बुक निकालते हैं और नीचे टेबल पे रखते हैं, ये बताए कि स्टूडेंट ने टेबल पे बुक पे कितना वर्क किया, वो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है लेस देन जीरो। आप कहेंगे किस तरह, देखो वो जब बुक उठाते हैं ना, ही इज जस्ट होल्डिंग द बुक अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसके हाथ का जो फोर्स है वो अभी भी अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो फिर वर्डन क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो कभी कभार आपको इस तरह भी देते हैं, शाबाश, वर्डन तो हमने मालूम किया, वर्डन जीरो इस केस में होगा अगर एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 है, तो वर्डन हमेशा जीरो होगी। अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रही, या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के डायरेक्शन में नहीं कवर हो रहा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को 90 एंगल पे, तो वर्डन जीरो होगा। नेक्स्ट पॉइंट, वर्डन इन कंपोनेंट, वर्डन इन कंपोनेंट। कभी कभार आपको फोर्स इन कंपोनेंट्स, वर्डन इन कंपोनेंट्स, कभी आपको कहते हैं कि एक बॉडी है, क्वेश्चन नंबर 1, उस पे हमने फोर्स अप्लाई किया 3i प्लस 4j, और उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया दैट इज 2i प्लस 3j। वर्डन मालूम करें, इट इज सिंपल स्केलर प्रोडक्ट, वर्क इज इक्वल टू व्हाट, F डॉट S। तो आप F की वैल्यू पुट करें 3i प्लस 4j और डॉट 2i प्लस 3j। i वाले टर्म i के साथ, j वाले टर्म j के साथ मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड करो, 3i मल्टीप्लाई बाय 2i कितना आएगा, 6, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, इससे कितना आएगा, 12, कितना आएगा, 18 जूल। दिस इज द वर्डन। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, वर्डन इन कंपोनेंट। कभी कभार आपको इस तरह भी क्वेश्चन देते हैं, कभी कभार क्वेश्चन इस तरह भी देते हैं कि आपने एक बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया और वो फोर्स है दैट इज व्हाट, 2i प्लस 10j एंड व्हाट प्लस 3k, और जो बॉडी है ना वो डिस्प्लेस हो गया कितना,
10 मीटर along what? along y axis, 10 मीटर along y axis। फोर्स आपने अप्लाई किया तीनों डायरेक्शन में, लेकिन बॉडी डिस्प्लेस हो गया 10 मीटर along y axis। तो ये बताए कि वर्डन कितना हो गया। तो असल में ये s किसके बराबर है? ये s बराबर है, दैट इज व्हाट? 10j एन मीटर, 10 मीटर एंड j। इसका मतलब ये है कि इसने x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया है और z डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया है। तो सिर्फ ये j वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा, इस केस में वर्क डन बराबर होगा f डॉट s। तो ये वाला टर्म मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये वाला और ये वाला, सिर्फ y वाला टर्म मल्टीप्लाई होंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आएगा? 100। आपने क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझना है। कभी कभार थर्ड नंबर क्वेश्चन इस तरह देते हैं कि आपने एक बॉडी पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स है आपने अप्लाई किया, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है। 10 न्यूटन फोर्स आपने उस पर अप्लाई किया, 10 न्यूटन फोर्स आपने अप्लाई, और बॉडी क्या है? वो डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेस हो गया किससे? ये इस पॉइंट से। फॉर एग्जांपल ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, P पॉइंट से Q पॉइंट तक डिस्प्लेस हो गया, वर्डन मालूम करें। तो अब डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये है डिस्प्लेसमेंट S1 और ये है डिस्प्लेसमेंट S2। x वाले टर्म x से सेपरेट होंगे, y वाले टर्म y से, और फिर इसके साथ सिंपल इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो अगर आप यहां पर डेल s निकालना चाहते हैं, डेल s निकालने का तरीका ये है। इस केस में अगर आप डेल s मालूम करना चाहते हैं तो उसका तरीका कुछ इस तरह होगा। ये खैर ये पॉइंट में दूसरे पॉइंट में समझाऊंगा। अब आते हैं वर्क के बारे में, जो एमसीक्यूज आते हैं उसको थोड़ा क्लियर करते हैं। हमने 2-3 एमसीक्यूज किए। वर्क के बारे में आपके पास एफ, एस और cos थीटा। एक तो सिंपल आपको क्वेश्चन ये भी दे सकते हैं, एक क्वेश्चन ये भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4th नंबर पॉइंट, आपको फोर्स गिवन होगा 30 न्यूटन होगा, डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा वो 10 मीटर होगा, और एंगल गिवन होगा कि एंगल कितना है? 60 डिग्री है। कहते हैं कि वर्क डन मान। ये तो आसान है, ये तो आसान है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह भी दे सकते हैं कि वर्क जो है वो 10 जूल है, फोर्स जो है फोर्स वो आपके पास है वो भी 10 है, 10 न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट भी 100 जूल वर्क है, डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास कितना है? वो भी 10 मीटर है। कहते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल मालूम करो। तो एंगल मालूम करने के लिए फिर आपके पास ये होगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स वर्क डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। तो वर्क कितना है? cos इनवर्स ये 100 है, और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आएगा? 100। तो cos इनवर्स 1 किसके बराबर है? ये 0 डिग्री। इसका मतलब ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना है? 0 है। ये एक दूसरा क्वेश्चन भी दे सकते हैं। मतलब वर्क के फॉर्मूले में फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, एंगल है, 4 चीजें हैं। 4 चीजों में 3 गिवन होंगे, एक आपने मालूम करना होगा। तो तकरीबन वर्क से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज पॉसिबल हैं
वो ऑलमोस्ट मैंने क्लियर किए हैं। ये जो आप जो फार्मूला लिखते हैं ना, ये वर्क का, ये जो फार्मूला आप लिखते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये कब वैलिड है? ये फार्मूला आप कब यूज कर सकते हैं? तो ये तो मैंने बता दी, ये तब वैलिड है जब फोर्स क्या हो, ये फोर्स क्या हो, अगर ये फोर्स कांस्टेंट है, CONT, अगर ये कांस्टेंट है तब आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ साथ चेंज ना हो, तो उसको कहते हैं कांस्टेंट फोर्स। सो दिस फार्मूला W is equal to F cos theta, this is only valid when the force is constant. अगर फोर्स वेरिएबल है तो फिर आप ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते, फिर उसके लिए दूसरा फार्मूला है जो हम यूज करेंगे आगे। दूसरा वार्डन, दूसरा पॉइंट, एरिया अंडर एफएस ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर एफएस ग्राफ, गिव वर्क, ये आपको क्या देगा, गिव वर्क और एनर्जी, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान उसके ग्राफ के अंदर जो एरिया आते हैं। फॉर एग्जांपल इस साइड पे आप क्या लेंगे, फोर्स, और इस साइड पे आप क्या लेंगे, वर्क। तो इसी तरह कुछ सिचुएशन होते हैं। ये फॉर एग्जांपल अगर एक रेक्टेंगल है इस तरह, तो एरिया अंडर दिस रेक्टेंगल विल गिव द वर्क डन, ये आपको देगा वर्क डन। रेक्टेंगल का एरिया किस तरह होते हैं, यहां पर ये एरिया बराबर होते हैं बेस मल्टीप्लाई बाय व्हाट, हाइट। हाइट यहां पर फोर्स है और बेस यहां पर ये है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फिर यहां पर ये एरिया किसके बराबर होगा, ये एरिया बराबर होगा वर्क, क्योंकि यहां पर बेस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और दूसरे साइड पे क्या है, फोर्स। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन। अगर ये ग्राफ कुछ इस तरह हो, ये ग्राफ कुछ इस तरह हो, ये तो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया, अगर ये ग्राफ कुछ इस तरह हो, कुछ इस तरह हो, कुछ इस तरह हो, इस तरह कुछ ग्राफ आ गया, और कहते हैं कि इस ग्राफ से वर्क डन मालूम करो। यहां पर फोर्स गिवन है, फोर्स है फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन, कितना है, 10 न्यूटन, और ये जो डिस्टेंस में ये पॉइंट फॉर एग्जांपल ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, और यहां से लेकर ये 6 मीटर हो गए। तो अब ये है राइट ट्राइंगल, इसका एरिया A1 होगा, इसका एरिया A2 होगा, इसका एरिया A3 होगा। तो अब टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा, टोटल वर्क डन एरिया A1 प्लस एरिया A2 प्लस एरिया A3। एरिया A1 जो है वो राइट ट्राइंगल है, तो वो बराबर होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। बेस कितना है 2, यानी 2 माइनस 0 तो 2 आएगा, और हाइट कितना है 10, फिर प्लस A2 जो है ना 4 माइनस 2, ये इसका बेस हो गया, और हाइट कितना है 10, यानी 10 न्यूटन है। फिर एरिया A3 वो राइट ट्राइंगल है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, बेस है 6 माइनस 4, फाइनल माइनस इनिशियल, बेस इस तरह मालूम होता है, 6 माइनस 4 से क्या आता है 2, हाइट कितना है 10, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर भी ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा 20, और इधर भी आ जाएगा 10, कितना हो गया 40 जॉउल। दिस इज द वर्क डन।
This is the work done from what? This is the work done. This is the work done from the area. ये एरिया से वर्क डन हो गया. This is the work done from the graph. ग्राफ से ये वर्क डन हमने मालूम किया. लेकिन मैंने एक पॉइंट बताया वर्क में कि जिधर भी पॉजिटिव वर्क होगा उधर नेगेटिव वर्क भी होगा. अगर आप एक को लोड को आप क्या करते हैं, लोड को आप एक लोड को आप उसकी लिफ्टिंग करते हैं. एक लोड को आप क्या करते हैं, उसकी लिफ्टिंग करते हैं. उसको आप उठाते हैं, उसकी लिफ्टिंग आप करते हैं. यू रेज एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड, तो फिर आपके पास जो वर्क डन बराबर होगा वो mgh के बराबर होगा. mg यहां पर वेट है, h क्या है, हाइट है, विच इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी. फिर वर्क डन इसके बराबर होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक स्प्रिंग को खींच रहे हैं, उसके साथ एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग को आपने खींचा, तो स्प्रिंग के केस में फिर वर्क डन बराबर होगा 1/2 kx². के यहां पर स्प्रिंग का कांस्टेंट होगा, x एक्सटेंशन होगा इन द स्प्रिंग, तो फिर वर्क डन इसके बराबर होगा. डिपेंड करते ये केस पे. लेकिन वर्क क्या है, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. और वर्क जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है. रिमेंबर ये एक स्केलर क्वांटिटी, इस बात को समझने की कोशिश करें. अब ये तो हो गया. वर्क हो गया. वर्क का सारा पॉइंट, जितनी भी पॉइंट्स थे वो सब क्लियर हो गए. किसी भी पॉइंट को मैंने नहीं छोड़ा वर्क से रिलेटेड. अगर आपके पास फॉर एग्जांपल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, एग्जाम्पल, तो फिर उसके फार्मूला होगा वर्क इज इक्वल टू summation I start from 1 ending on what, in, और यहां पर fi और यहां पर si होगा. This is the word for variable force. Word for variable force. Example क्या है, word by gravity. Gravity on what, on rocket. जब रॉकेट ऊपर जाते हैं तो फिर वहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या रिलेशन है. जितना आप ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स कम होता जाएगा. ये एक एग्जांपल हो गया. या आप एक स्प्रिंग को खींच रहे हैं, स्प्रिंग ए ब्लॉक अटैच टू ए स्प्रिंग, तो जब ये ब्लॉक मीन पोजीशन पे आते हैं, मीन पोजीशन, तो यहां पर तो रिस्टोरिंग फोर्स 0 होता है. और जब ये ब्लॉक आप एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाते हैं तो एक्सट्रीम पे तो फोर्स क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं. सो ड्यूरिंग ऑसिलेशन ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम द फोर्स ऑन द ब्लॉक इज वेरिएबल. जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स मैक्सिमम होते हैं, लेकिन जब वो मीन पोजीशन पे थे फोर्स 0 हो जाते हैं. सो ड्यूरिंग ऑसिलेशन द रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द oscillating body is variable and the word done here is what, word done by variable force. और ये वर्क कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा. सही है. तो दिस इज द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. अब आते हैं एक दूसरी चीज की तरफ जिसको कहते हैं व्हाट, कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स.
इसके लिए कंजर्वेटिव फोर्स कि अगर एक बॉडी में फोर्स ऐड करता है और वहां पर जो वर्क डन है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो फिर हम इस फोर्स को, इस फील्ड को क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पर पॉइंट नंबर 1, वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ क्या होगा? क्लोज पाथ, वो 0 होगा। वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ क्या होगा? 0 होगा। दूसरा, वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। चाहे आप शॉर्ट रूट पे जाएं, शॉर्ट रूट पे जाएं या लॉन्ग रूट पे, वर्क डन विल बी द सेम। तो फिर यहां पर वर्क डन किस चीज पे डिपेंड करते हैं? पॉइंट नंबर 3, जो वर्क डन होगा वो इनिशियल एंड व्हाट, जो फाइनल पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट का, फाइनल पोजीशन, वर्क इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। और ये फोर्स क्या होगा? ये फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स ये क्या होगा? ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके बेहतरीन एग्जांपल ये है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। जो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमारे पास जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव है। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फील्ड है। और जो नॉन कंजर्वेटिव है ना, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं? बुक में इसका टेबल है। फ्रिक्शन फोर्स है, टेंशन फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है, ड्रैग फोर्स है। इस टेबल को आप, इस पे क्वेश्चन आते हैं, विच वन इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन हर जगह पे वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ 0 नहीं होगा, जिस तरह थर्मोडायनामिक में पढ़ते हैं, तो वहां पर तो साइक्लिक प्रोसेस है, वहां पर तो वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ 0 नहीं होता। तो कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं और आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना चाहते हैं, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना चाहते हैं, तो एक तो ये डायरेक्ट पाथ है, इस रास्ते के जरिए से आप जाएं। फॉर एग्जांपल आपने वर्क किया 10 जॉल, दिस इज अ डायरेक्ट पाथ। और दूसरा पाथ ये है, आप इस रास्ते के जरिए से जाएं, फिर भी ये वर्क डन क्या होगा? 10 जॉल। और या आप इस रास्ते के जरिए से जाएं, इस रास्ते के जरिए से भी जब आप ए से बी तक जाएंगे तो वर्क डन कितना होगा? 10 जॉल होगा। So in the conservative field, work done is independent of path, it only depends upon the initial and final position. और कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब ये है कि अगर मैंने इस मार्कर को, जब मैं उसको थ्रो कर रहा था, मैंने इसको 100 जॉल काइनेटिक एनर्जी दी। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड, यहां पर मैं एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करूं, एयर रेजिस्टेंस जो फोर्स लगाते हैं वो कहते हैं ड्रैग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स, तो अगर वो नहीं है, तो अगर इसको मैंने 100 जॉल एनर्जी दी है काइनेटिक एनर्जी, जब वापस आएगा तो ये मुझे वापस 100 जॉल काइनेटिक एनर्जी देगा। तो सिस्टम के अंदर, फील्ड के अंदर जो एनर्जी स्टार्ट पे थी वो एंड पे भी होगी, इंटरमीडिएट पॉइंट पे भी होगी। यानी आपकी कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि आपकी एनर्जी जाया नहीं होगी, आपकी एनर्जी वो फील्ड के अंदर अमानत रहेगी, उसमें हयानत नहीं होगा। लेकिन अगर फील्ड क्या है? कंजर्वेटिव है, आपकी एनर्जी में लॉस नहीं आएगा। तो एनर्जी में लॉस कब नहीं आएगा? जाहिर बात है, व्हेन यू आर डूइंग वर्क इन ए कंजर्वेटिव फील्ड। सो ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स
spring force, electric force, these are conservative. Non-conservative, drag force, resistive force, normal force, tension force, friction force, all these are non-conservative. Non-conservative का definition क्या होगा? ये जितनी भी बात आने की इसके उल्टा लिखो, इसका उल्टा लिखो. So this is the about the conservative force or conservative field, something about. Point to be noted. मुश्किल नहीं है, आसान है. It's very easy. थोड़ा बस इस पे सोचें तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. अच्छा, मेरे ख्याल में वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई. चेक करते हैं टाइम को, लेकिन 1-2 दिन का ब्रेक आ गया, टाइम मैनेज नहीं हो रहा था.